आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट अध्ययन श्रृंखला में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। 1920 ईस्वी में प्रकाशित यह रचना गीत काव्य विधा की रचना है और सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना है। स्वर्ण किरण, चिदंबरा, लोकायतन, गुंजन, युगवाणी, युगपथ, वीणा, उच्छ्वास आदि सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 2, दुख ही जीवन की कथा रे, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब, अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्तियां हैं। और किस रचना से उद्गृत हैं? तो सरोज स्मृति विकल्पीय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह आपको चयनित करना है। जवाब में आपने निहार को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता की रचयिता कौन है? बादल राग रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा आदि काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा जी के काव्य संग्रह हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम प्रभात रचना पहली छायावादी रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग कृति के रचनाकार कौन है? अंधा युग गीत नाट्य लिखा गया है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभिजीत जैसे काव्य कृतियों के रचनाकार धर्मवीर भारती जी द्वारा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु के किस भावना का आदर्श उदाहरण है? भारत दुर्दशा नाटक जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा देश के लिए राष्ट्रीय भावना से देश हितैषणा भावना, इसमें विकल्प डी का चयन किया आपने देश हित के संदर्भ में, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब को चयनित करना है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो आप जानते हैं कि जो नाटक आरंभ से अंत के बीच का जो कार्य व्यापार होता है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है और वही उनकी कार्यावस्था कहलाती है, जिसमें प्रारंभ होता है। प्रारंभ के बाद प्रयत्न होता है। प्रयत्न के बाद प्रत्याशा होता है। प्रत्याशा और प्रत्याशा के बाद जो है आता है नियताप्ति और उसके बाद फलागम। इसमें विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा और इसके बाद नियताप्ति होता है।
और फिर फलागम। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर आपने अंधा युग को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब आपको चयनित करना है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? और 4 प्रकार चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक का रचनाकार आपको बताना है। जवाब में आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुन लिया है। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि संयोक्ता स्वयंवर है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपको चयनित करना है। संयोक्ता स्वयंवर क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नाटक चुन लिया है, विकल्प ए को बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है अद्वैतवाद को बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। ज्ञान बोध रचना के रचनाकार कौन? ज्ञान बोध कृति इसके द्वारा लिखी गई रचना है। उत्तर में आपने ध्रुव चरित, 12 खड़ी, भक्त विवेक, रस रतन, रतन खान, राम अवतार, लीला, ध्रुव चरित जैसी रचनाओं के रचनाकार मलूक दास को चुन लिया, तो विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? और दिए गए विकल्पों में ही हरिवंश को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया रामानुजाचार्य को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन? अशोक का फूल निबंध विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व जैसे निबंधों के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपको चयनित करना है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का राइट आंसर इसमें से आपने शिव शंभु के चिट्ठे, विकल्प डी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विठलनाथ को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूरदास को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब चयनित कर लिया। देखिए, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास की रचनाएं हैं, जबकि तुलसीदास की रचना है दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये सब रचनाएं तुलसीदास की हैं। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने राम भक्ति शाखा चुना, बिल्कुल सही जवाब। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। राम भक्ति शाखा में जो हैं प्रमुख कवियों में तुलसीदास हैं और स्वसुखी शाखा में जीवाराम आते हैं, आपके जीवाराम
और ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की है, वह कहां पर संकलित है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने कृष्ण गीतावली को चुना होगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै, रामायण, वैराग, संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली जैसी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास की हैं। नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तमाल जो है उसकी भाषा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 1585 ईस्वी में लिखा गया भक्तमाल नाभादास द्वारा ब्रज भाषा का ग्रंथ है। ब्रज भाषा में उन्होंने अष्टयाम की रचना अवधी भाषा में की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? और इसमें अगर आपने रामचरितमानस, गीतावली, बरवै, रामायण और कवितावली 4 चुन लिया है, बिल्कुल सही जवाब। रामचरितमानस, गीतावली, बरवै, रामायण और कवितावली में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे यही है कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में जायस नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था और इसी कारण उन्हें जायसी कहा जाने लगा। तो विकल्प सी का चयन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुतुबन के गुरु का नाम आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? और जवाब में शेख बुरहान को आपने चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। लाल तारा किस विधा की रचना है? जवाब में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र आपने चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया पद्म पराग को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मतीराम द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें कौन सा है? इसका आपको उत्तर बताना है। मतीराम, भूषण और चिंतामणि त्रिपाठी ये तीनों लोग सहोदर थे और इनकी चर्चित रचना इसमें ललित ललाम आपने चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देखिए, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है, वहीं जगत विनोद पद्माकर की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मतीराम की भाषा और जवाब में साहित्यिक ब्रज भाषा चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, चिंतामणि द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य इसमें से कौन सा है? और जवाब में कृष्ण चरित चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब रत्नाकर को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प सी। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि इसमें से चयनित करना है। आप जानते हैं रीत काल रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त 3 खंडों में भक्त है। तो बिहारी एक ऐसे रचनाकार इसमें हैं जो कि रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। केशव रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, देव भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपने
इस प्रश्न का जवाब रीतिबद्ध काव्यधारा चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत ऐसे कवियों को रखा जाता है जिन्होंने काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। अक्सर ये आचार्य कवि थे और ये काव्य शास्त्री रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक पूछा जा रहा है और भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध बालकृष्ण भट्ट को आपने चुना। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। विकल्प बी का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ के लेखकों का नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 1940 ईस्वी की यह रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। परमात्मा का कुत्ता के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है मोहन राकेश को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता विद्यापति की रचना है जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य आपको बताना है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य इसमें से कौन सा है? जवाब में आपने वर्ण रत्नाकर विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान को जवाब में आपने चुना तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की गई। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है आनंदवर्धन द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग किसने किया? और आचार्य आनंदवर्धन को चुनकर के आपने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? इसमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की है? जवाब में आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है कल सुनना मुझे काव्य कृति को। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात के लेखक कौन है? संशय की एक रात के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब। संशय की एक रात के लेखक कौन है? समय देवता और संशय की एक रात यह रचना नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन साय में धूप काव्य कृति की रचयिता है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने दुष्यंत कुमार को चुनकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है?
जवाब में आपने यह काव्य रचना ज्ञेय की बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। विकल्प ए को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है कौन सी रचना इसमें से गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। तो गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में नास का निर्माण, तिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, ये सब गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। जबकि बुनी हुई रस्सी यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुकुल की बीबी किसकी रचना है। शुकुल की बीबी किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आपने चुना। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब आपको चयनित करना है। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है, और इसमें से पाजेब को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। वहीं नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी 1900 ईस्वी की इंदुमती को जवाब में आपने चुना। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो 1912 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है छाया का। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना। आकाशदीप 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आंधी 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और इंद्रजाल 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शेखर जोशी की रचना इसमें से कौन सी है। शेखर जोशी की रचना इसमें से आपको बताना है। कोसी का घटवार उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विकल्प सी। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया कैसा उपन्यास है। जवाब में आपने राजनीतिक उपन्यास चुना। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। त्रिवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में मुकुटधर पांडे प्रसिद्ध हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। द्विवेदी युग कविता जो है वह उपदेशात्मक और इतिवृत्त्यात्मक है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो गबन, कायाकल्प, रंगभूमि ये पूरे हैं। अपूर्ण उपन्यास, इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खंजन नयन के रचनाकार कौन है। खंजन नयन कृति का रचनाकार आपको बताना है। खंजन नयन किसके द्वारा लिखा गया है, और आपने अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार अमृतलाल नागर को चुना। तो विकल्प डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है। जवाब में आपने बाणभट्ट और भट्टिनी तथा निपुणिका ये सब बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। विकल्प डी को चयनित किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है। तो होरी की बेटी सोना और रूपा रहती हैं। तो जवाब में सी आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। बेताल 25 उपन्यास के लेखक कौन है। बेताल 25 उपन्यास का लेखक कौन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर इसको चुना आपने। बेताल भट्ट को आपने चुना। तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर शरद चंद्र की जीवनी सेलेक्ट किया, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? और जवाब में गोदान को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि कुल्ली भाट उपन्यास किसका है? कुल्ली भाट उपन्यास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो उपन्यास है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? और जवाब में आपने गोपाल राम गहमरी, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? और जवाब में आपने लोचन प्रसाद पांडे को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब मेरा परिवार जो संस्मरण है उसमें गौरा नाम की गाय है वर्मा जी की, विकल्प 20 का राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां प्रकाशित हुआ था? और इस प्रश्न का जवाब उदंत मार्तांड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, विकल्प सी इसका राइट आंसर। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो आपकी स्रोत भाषा होती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? और इस प्रश्न का जवाब 14 सितंबर 1949 ईस्वी, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? और जवाब में आपने पश्चिमी हिंदी चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? और इस प्रश्न का जवाब जयपुरी आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुतान अथवा सुर लहर सेलेक्ट कर लिया, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने महाप्राण चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर इसमें क्या होता है कि संबल एक संपृक्त ध्वनि होती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं आता? और जवाब में आपने इस प्रश्न का राइट आंसर चयनित कर लिया है अंग और अह को, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिर पे बैठो काग आंख दो खात निकारत में रस आपसे पूछा जा रहा है, विभक्त रस इस प्रश्न का जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है शांत रस को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर चरण धरत चिंता करत चितवत चारो, और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, तो एक वर्ण की एक से अधिक अर्थ में
व्यंजना हो रही है, यहां पर आपने श्लेष को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 86 में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया लुप्तोपमा, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का जवाब देखिए, घनश्याम जो है शब्द आपका मेघ के समान जो है, राम रूपी मेघ, राम को घनश्याम कह दिया गया, यानी राम रूपी मेघ। तो रूपक चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? तो विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं वाला, यानी पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राओं वाला क्या होता है? दोहा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सवैया मात्रिक छंद नहीं बल्कि वर्णिक छंद होता है, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। हरिगीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती हैं? 16-12 पर यति आपने सेलेक्ट करके इस प्रश्न का राइट आंसर चुना। अगला प्रश्न है कि व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? बी धन औधन हार, विकल्प ए का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सावधान का संधि विच्छेद क्या बनेगा? सावधान का संधि विच्छेद सधन अवधान सावधान, विकल्प डी को चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो महाधन ऋषि महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। अनुरूप में समास आपको बताना है, तो अव्ययी भाव इसका जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, विकल्प डी। आमरण में समास आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भी आपका अव्ययी भाव बनेगा, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर बहुत अधिक पढ़ने वाला, विकल्प सी चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ आपने तो सारा भेद खोल देना या सारा राज खोल देना, विकल्प ए चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 99 का प्रतीत को आपने चुना, यह विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उजास, विकल्प डी को चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 101 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है, तत्सम नहीं यानी तद्भव है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशन का कृष्ण होता है तत्सम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का? निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है?
विकल्प ए आपने चयनित कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब मानव पढ़ता है। मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा उपसर्ग है? और इसमें अधिकरण सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो विकल्प सी इसमें पुरुष जाति और लिंग सेलेक्ट कर लिया आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? अनन्नास को आपने सेलेक्ट करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन आपको बताना है और टिड्डी के साथ दल जोड़ दीजिए तो टिड्डी दल, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने दुष्कर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर आपने क्या चुना? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब उपसर्ग रहित, इसमें सुरेश है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। विदेश में बी, संयोग में सम और अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें से कौन विपरीत शब्दों की जोड़ी उचित जोड़ी नहीं है? प्रश्न संख्या 110 में सही जवाब आपने अपाच्य का सुपाच्य होता है, कुपाच्य नहीं, ये तो बात एक ही हो जाएगी, सुपाच्य, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञ, विज्ञ, शुक्ल, कृष्ण और बर्बर शब्द सही है। ध्वंस शब्द का विलोम क्या बनेगा? ध्वंस शब्द का विलोम ध्वंस माने होता है नष्ट होना, इसका निर्माण करना, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? छानबीन करना आपने सेलेक्ट किया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद छांटिए। और प्रश्न संख्या 113 का राइट आंसर क्या चुना आपने? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब आपने गुड़ और गुण, ये देखिए गुड़ और ये गुण, तो गुड़ आपका जो है यह मधुर खाद्य पदार्थ होता है और किसी का गुण उसकी निजी विशेषता होती है। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बालकौ गच्छता का हिंदी अनुवाद क्या होगा? दिए गए संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद दो बालक जाते हैं होगा। दो बालक जाते हैं, इसका अनुवाद बनेगा बालकौ गच्छत का। बालकौ गच्छत, दो बालक जाते हैं, डी विकल्प राइट आंसर है। दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद बनाना है, इसका हो जाएगा छात्रों पठता, विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर आपने दिया है। भानुदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रश्न संख्या 117 में उ और उ मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं आकाशवाणी दीर्घ सूत्र से। तो भानु धन उदय, उदय, भानुदय विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिणोति का श्रु धातु क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भवादिगणस्थ विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? जवाब में आपने उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालितः दंडिना। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? जवाब में आपने विकल्प डी का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब क्या बनेगा? और जवाब में आपने विकल्प डी पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वसुधैव का विग्रह क्या होगा? और प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब वसुधा धन्येव वृद्धि संधि विकल्प ई को चुना, तो राइट आंसर। नृत्यति धातु कौन सी है इसमें? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया दिवादिगण विकल्प बी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आस मुद्रम में समास कौन सा है? अव्ययी भाव चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्रयादिगण की धातु इसमें से कौन नहीं है? जवाब में आपने विकल्प सी को चयनित किया, तो राइट आंसर है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं विराम। आपसे लें विदा, उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।